तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है विशाल नाइट में। स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है। दिखाया जाता है हेयांग को, जिसने की गुआंगसी ब्रांच के ओहुजासियो का हाथ काट दिया होता है। ओहुजासियो तुरंत ही हेयांग के ऊपर अपनी किक से अटैक कर देता है, लेकिन अगले ही पल हेयांग उसके पैर के अंदर के एक्यूपंक्चर पॉइंट को ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से ओहुजासियो वह अपने पैर को भी नहीं हिला पाता, वही की जगह पर रुक जाता है। हेयांग यहीं पर नहीं रुकती है, वह फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसने फिर से उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया होता है ताकि वह अपनी क्यूआई का यूज ना कर सके, और इसकी वजह से ओहुजासियो के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ओहुजासियो इसकी वजह से जिस बिल्डिंग के ऊपर था उससे नीचे गिरने लगता है, और अगले ही पल वह नीचे जमीन पर आकर गिरता है, जहां पर और भी बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए थे। ओहुजासियो जैसे ही धीरे धीरे करके उठने लगता है तो अगले ही पल वह सामने देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सामने उसके बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए थे। इतने में हेयांग उसके पास आते हुए कहने लगती है, जब तक यह चला था इसमें सचमुच काफी ज्यादा मजा आया। ओहुजासियो इसे देखते ही हेयांग से कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से ब्लड कल्ट वह दोबारा खड़ा हो पाएगा? बेवकूफ, तुमने ना सिर्फ मुरीम एलायंस के साथ बल्कि गवर्नमेंट के साथ भी खिलवाड़ किया है। हेयांग जैसे इस बात को सुनती है तो हंसने लगती है और कहती है, तुम लोग सचमुच बहुत बड़े बेवकूफ हो। हमने गवर्नमेंट से किसी तरह का पंगा नहीं लिया है। आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि केवल तुम लोग ही गवर्नमेंट को रिश्वत देकर अपना काम निकाल सकते हो? इसे सुनते ही ओहुजासियो हंसते हुए कहने लगता है, ठीक है, जब तक तुम चाहे हंस सकते हो। ओहुजासियो ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली होती है और कहने लगता है, अगर तुम गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम करने लग जाओ लेकिन फिर भी इससे कुछ नहीं बदलेगा तो चलो ठीक है, मैं नर्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे मार डालो। हेयांग इसे सुनते ही कहने लगती है, अगर यह मेरे हाथ में होता तो अब तक मैं तुम्हें मार डालती, लेकिन ब्लड डीमन ने हमसे कहा है कि हम हायर अप्स को जिंदा रखें। ओहुजासियो इसे सुनते ही चौंक जाता है, कहने लगता है, नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि ब्लड डीमन ऐसा कुछ करने के लिए कहेगा। अगले ही पल वहां पर दिखाया जाता है कई सारे लोगों के पैरों को। हेयांग ओहुजासियो के बालों को ऊपर उठाते हुए कहने लगती है, तो तुम खुद ही से एक बार इसके बारे में क्यों नहीं पूछ लेते? ओहुजासियो जैसे ही सामने देखता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि सामने से ब्लड डीमन कट के लोग आ रहे होते हैं और साथ ही उसने मुरीम एलायंस के लोगों को भी बांध कर अपने साथ लिया था। हेयांग कहने लगती है, हाँ, हमने बहुत सारे एलायंस के लोगों को जिंदा छोड़ दिया था। ओहुजासियो इस पर पूछने लगता है, लेकिन आखिर क्यों? हेयांग कहने लगती है, ब्लड डीमन ने इसके बारे में कहा था कि उन्हें जिंदा रखना है। अगर हम उन लोगों को जिंदा रखते हैं तो यह बातचीत के लिए हमारी एक ढाल के रूप में काम करेगा। ओहुजासियो और भी ज्यादा चौंक जाता है जैसे ही वह सुनता है कि वह बातचीत करने के लिए लोगों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करेगा। ओहुजासियो सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है, बैटलफील्ड के अंदर लोगों को बंदी बनाकर बातचीत करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा ही ऐसा होता आया है, लेकिन ब्लड कल्ट के लोग वे इस तरह का काम कर रहे हैं। ओहुजासियो वह एक ऐसा शख्स है जिसने की ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स ग्रेट वॉर के अंदर पार्ट लिया था। उसे इसके बारे में अच्छे से पता है कि ब्लड कल्ट के लोग आखिर वह किस तरह के हैं। ब्लड कल्ट के लोग कभी उस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल दया नहीं दिखाते जो कि उनके कल्ट से ना हो। उस समय पर ब्लड डीमन कल्ट के लोग वह पूरी तरह से इविल थे, लेकिन नए ब्लड डीमन की टैक्टिक्स वह पुराने वाले की तरह नहीं है। इसके बाद वनवी ओहुजासियो के पास पहुंच जाता है। ओहुजासियो वनवी से कहने लगता है, हमें इस तरह से बंदी बनाकर हमें अपमानित मत करो, चाहे तो हमें अभी मार डालो। वनवी इस पर कहने लगता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बातचीत के दौरान तुम मेरे लिए एक अच्छे माहौल रहोगे। ओहुजासियो इस पर कहने लगता है, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर तुम हमें इसलिए बंदी बना रहे हो तो जिस समय पर हमने तुम लोगों से लड़ने का फैसला किया था उसी समय पर हमने अपने जीवन की उम्मीद को भी छोड़ दिया था। वनवी उसके पास बैठ जाता है और कहने लगता है, तो फिर तो यह व्यर्थ की मौत होगी। ओहुजासियो को इसे सुनते ही कुछ समझ में नहीं आता। ओहुजासियो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि यह मुरीम के फ्यूचर के लिए एक डिसीजन था। अगर हमारा बलिदान तुम्हारे जैसे लोगों को रोकने के लिए है तो यह पूरी तरह से सही है। वनवी से सुनते ही कहने लगता है, ऑर्थोडॉक्स मुरीम की सोच सचमुच बहुत ज्यादा बेकार है। अगर तुम सिर्फ इसे सम्मान और न्याय कहते हो तो क्या इससे एक बेकार में हुई मौत एक महान बलिदान बन जाता है? वनवी उससे आगे कहने लगता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वे सभी तुम्हारी इस बात से सहमत होंगे? ओहुजासियो से सुनते ही कहने लगता है, एलायंस के मार्शल आर्टिस्ट को इस तरह से अपमानित मत करो, वह सभी मेरे जैसे हैं। वनवी इस पर कहने लगता है, तो फिर आखिर वो लोग अभी तक जिंदा क्यों हैं? अगर वे सभी लोग अपने आप को बलिदान करने के लिए इतने ही ज्यादा इच्छुक थे तो जैसे ही वो लोग हारे थे तो उन्हें तुरंत ही मर जाना चाहिए था, आखिर वो अभी तक जिंदा क्यों है?
ओजासियो वनवी से इसके बारे में पूछने लगता है, आखिर तुमने इनके साथ क्या किया है? वनवी इस पर कहने लगता है कि मैंने सिर्फ उन्हें हकीकत से रूबरू कराया है। मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा, अगर वे सचमुच मर जाते हैं तो वे इसके बारे में क्या सोचते हैं कि उनका पूरा परिवार जो कि पीछे है वह सभी खुश रहेंगे। उन सभी की कंडीशन वह अलग अलग थी, लेकिन लास्ट में उन सभी ने फैसला किया कि उन सभी को जिंदा रहना है। कोई कहता है कि मैं अपने बच्चे के पास वापस जिंदा लौटना चाहता हूँ जो कि मेरा घर पर इंतजार कर रहा है, तो कोई कहता है मेरी वाइफ जो कि हर रात मेरे लिए प्रार्थना करती है, मैं उसके पास वापस लौटना चाहता हूँ। मैं मर नहीं सकता जब मेरे बूढ़े माता पिता को मेरी जरूरत है। सभी लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। ब्रांच लीडर, हमें इसके लिए माफ कर देना, लेकिन हम अपनी जान नहीं दे सकते। ओजासियो जो कि चुपचाप बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था, वह वनवी के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है कि तुम इस तरह से मेरे मन के साथ खेलकर मेरे मोरल्स को मार सकते हो? वनवी उससे कहने लगता है, एक लीडर के रूप में तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में सचमुच काफी ज्यादा दम है, लेकिन मुझे इसके बारे में बताओ, अगर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालता हूँ तो पीछे तुम्हारे परिवार का क्या होगा? एक बंडल के रूप में तुम वापस अपने घर लौट जाओगे, लेकिन तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम्हारे सर को ही देख पाएगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सर को पकड़कर बहुत जोर से चिल्लाएगी, वह पूरी तरह से निराशा में अपने आप को घेर लेगी। तुम्हारा बच्चा भी दुखी होगा और रोएगा। एक भला परिवार एक ही झटके में पूरी तरह से टूट जाएगा और हमेशा ही इस बात की शिकायत करेगा। वह सभी लोग दुखी मन से जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन आगे कहने लगता है, मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, दुख और अकेलापन कैसा होता है। इसी वजह से मैं इसे खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। नफरत की जंजीर जो कि हर किसी को खा जाती है। ब्रांच लीडर जो कि वनवी से कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है, अगले ही पल वह भी बुरी तरह से निराश हो जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता बोलने के लिए। इसके बाद वनवी से कहने लगता है कि मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम अपनी बात पर ईमानदार रहोगे। तो बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो? वनवी इस पर उससे कहने लगता है, तो अब तुम सही बात के ऊपर आए हो। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें मुरीम एलायंस के अंदर हुनान ब्रांच का सीन दिखाया जाता है। एक शख्स अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और बताने लगता है, गुआंगसी ब्रांच गवर्नमेंट मिलिट्री का यूज करने में असफल हो गए। वे सूचियान मिलिट्री के साथ पीछे हट गए। यह शख्स होता है मुरीम एलायंस की हुनान ब्रांच का लीडर वाई जी सियांग, जो कि कहने लगता है, इसका मतलब यह है कि ब्लड कल्ट के लोगों ने फाइट करना छोड़ दिया और पीछे हट गए। हमें उन लोगों का पता लगाने की जरूरत है जो कि पीछे हट गए हैं और अलग हो गए। इसके बाद सामने घुटनों पर बैठा हुआ शख्स बताने लगता है कि ब्लड कल्ट के लोग पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि गवर्नमेंट मिलिट्री इसलिए पीछे हट गई क्योंकि ब्लड कल्ट के लोगों ने और मिलिट्री ने आपस में बैठकर बात की थी। मैं अभी भी यह जानने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, आखिर उन लोगों ने मिलिट्री को किस तरह से मनाया होगा। समस्या यह है कि गुआंगसी ब्रांच में लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग थे जिन्होंने की ब्लड कल्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। वी सियांग से सुनते ही चौंक जाता है और कहने लगता है, तो क्या वो लोग अभी भी जिंदा हैं? तभी इतने में एक लेटर उसी की तरफ कर दिया जाता है और कहने लगते हैं, एक बार आप इसे पढ़ सकते हो। यह वह लेटर है जो कि ब्लड कल्ट की तरफ से आया है। वी सियांग उसे पढ़ते हुए कहने लगता है, हमने तुम्हारे लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों को बंदी बना रखा है, जिसमें गुआंगसी ब्रांच का लीडर भी शामिल है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हम उनकी सुरक्षा की गारंटी दे तो हमसे बातचीत आकर करो। एक शख्स जैसे इस बात को सुनता है तो वह टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहने लगता है, आखिर ये किस तरह की बात है? आखिर वह लोग किस तरह की ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहे हैं? एक शख्स उंगली उठाते हुए कहने लगता है, गुआंगसी ब्रांच का लीडर और उनके सभी लोग इसके बारे में जानते थे कि वो इस मकसद के लिए खुद को बलिदान कर सकते थे। हमें उनके डिसीजन का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही हम ब्लड कल्ट को इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं। हम इस चीज से पीछे भी नहीं हट सकते। वहां पर कोई बातचीत नहीं होगी। हर एक ब्रांच के जनरल स्ट्रेटजिस्ट को गुआंगसी ब्रांच के अंदर भेजने की तैयारी करो। इस पर सामने खड़ा शख्स वह भी समझ गया कहता है। वही जी सियांग इस पर उससे कहने लगता है, क्या आपको एक बार अपने बात के ऊपर फिर से नहीं सोचना चाहिए? अगर हम उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं तो मुरीम के दूसरे लोग वह हमारे ऊपर हमला कर देंगे। इस पर दूसरा शख्स कहने लगता है, यह घटिया हो सकता है, लेकिन हम मुरीम एयरलाइंस ऑर्थोडॉक्स के रूप में अपनी छवि को बनाए रखेंगे। वही जी सियांग इसे सुनते ही हंसने लगता है और कहता है, तो क्या पहले से ही तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है? क्या मैं इसके बारे में पूछ सकता हूँ, आखिर वह प्लान किस तरह का है? उसके सामने टकला शख्स बैठा हुआ था जो भी कहने लगता है, हॉस्टेस तभी तक जरूरी होते हैं जब तक कि वह जिंदा हो, और यह होता है मुरीम एलायंस का 3rd जनरल स्ट्रेटजिस्ट एल्डर बैक वियांग।
और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में।